हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है या किया गया है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, या फिर ऑप्शन डी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों हमें आपको बताना है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान कौन बनाता है। पहला है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद एवं राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद। संसद ही नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध किया गया है। तो संसद ने इस अधिनियम को बनाया। हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिकता से क्या आशय है? तो दोस्तों हमें बताना है कि नागरिकता शब्द से हम सभी क्या समझते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, या फिर नागरिकों के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार। हमें बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन नागरिकता को परिभाषित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन नागरिकता शब्द को परिभाषित करते हैं, नागरिकता शब्द के आशय को बताते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिक के भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। उन्हें लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में मत देने का अधिकार, सदस्य बनने का अधिकार और नागरिकों के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मत देने का अधिकार उसे ही होगा जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न अब है कि भारत में किसे नागरिकता प्रदान की जाती है? पहला, प्राकृतिक व्यक्तियों को, बी कंपनियों को, सी निगमों को, डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक व्यक्तियों को। भारत में नागरिकता सिर्फ प्राकृतिक व्यक्तियों को दी जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी दिए गए उपबंधों के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम को नागरिकता नहीं दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। तो हमें बताना है कि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता किन परिस्थितियों में खो देगा। हमारे ऑप्शन है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो हमें बताना है कि इनमें से किन किन परिस्थितियों में अपनी नागरिकता का त्याग खो देगा। हमारे ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी
2, 3 और 4, सी 1 और 2, या फिर डी केवल 1 और 4। तो दोस्तों, सरकार की आलोचना करने पर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता नहीं खोता है। किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह करने पर भी उसकी नागरिकता नहीं समाप्त होती है। उसकी नागरिकता समाप्त होती है तभी जब वह अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2। कोई भी भारतीय नागरिकता निम्न परिस्थितियों में खो देगा। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला, संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। दूसरा है, भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से सही हैं और कौन से गलत। हमारे ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, संविधान का भाग 2 उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने, ये कथन सही है। भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के भारत में शामिल होने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यह भी कथन सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बने। भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI की श्रेणी में रखा गया है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट का प्रावधान नहीं है। बी, इस श्रेणी के लोगों को जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा होगी। सी, इस श्रेणी के लोगों को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा। या फिर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों, किसी भी OCI व्यक्ति को कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट का प्रावधान नहीं है, यह कथन सही है। उन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा मिलती है, यह भी कथन सही है। उन्हें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर समानता अधिकार नहीं होगा, यह भी सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। OCI कार्ड धारकों के संबंध में दिए गए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। हमें बताना है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ए, भारत, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, कनाडा, या फिर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। तो अमेरिका में 2 नागरिकता का प्रावधान है। पहला तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता लेता है, दूसरा उस राज्य की जहाँ वह रहता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में रहने वाला कोई विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है। पहला, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का, या फिर डी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो आपको बताना है विदेशी नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता, या फिर उसे संविधान में किस अधिकार को नहीं प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार।
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि किसी विदेशी नागरिक को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता की प्राप्ति और उसके समाप्त होने का प्रावधान किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1992 या फिर नागरिकता अधिनियम सन 2015। हमें बताना है कि नागरिकता की प्राप्ति और उसके समाप्त होने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। इसका उत्तर ए है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। पहला, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के 5 शर्तों को बताया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की समाप्ति के 3 कारणों का उल्लेख किया गया है। हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत। हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। चूंकि दोनों कथन सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। उपर्युक्त दिए गए दोनों कथन सही हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों, अब वे देख लेते हैं कि ये 5 शर्तें कौन कौन सी हैं। जन्म से, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। इन 5 तरीकों से कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसी प्रकार नागरिकता समाप्ति के 3 कारण बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित करना। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? सही कथन का चयन करिए। तो हमें बताना है कि कौन कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, 15, 20, 21 और 24। ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 15, 16, 19, 25 और 26। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, 16, 20, 21 और 25, या फिर डी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत दिए गए अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर डी है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में दिया गया वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के स्थापना का अधिकार। ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, या उन्हें ये सिर्फ अधिकार प्रदान हैं।
तो दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन कौन से मूल अधिकार विदेशियों को दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, 15, 19, 20, 21। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। सी है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 24 और 25। या फिर डी अनुच्छेद 20, 21, 29 और 30। तो हमने अभी देखा कि 29, 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, 19 भी भारतीयों को प्राप्त है। यह इस पहले ऑप्शन में भी 19 दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 19 अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए है। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत दिए गए अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों के नागरिकों के लिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत के एक ओवरसीज सिटीजन के रूप में पंजीकृत है और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष के लिए भारत में रह रहा हो, उसे भारतीय नागरिकता निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत में ओवरसीज सिटीजन के रूप में पंजीकृत है और वह 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तो उसे नागरिकता किस माध्यम से प्राप्त होगी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी पंजीकरण द्वारा या फिर डी वंशानुक्रम द्वारा। तो दोस्तों यह ओसियाई नागरिक है, इसलिए उसका जन्म भारत में हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। देशीयकरण द्वारा भी संभव नहीं है, वंशानुक्रम द्वारा भी नहीं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजीकरण द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त होगी। उपरोक्त दी गई परिस्थितियों में व्यक्ति भारतीय को भारतीय नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्रदान की जाएगी। पंजीकरण द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं। ऑप्शन ए रोजगार के अवसरों की समानता, बी भारत के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, सी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, डी वाक अभिव्यक्ति संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कोट के रूप में। पहला है कोट है 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4 सभी। हमें इन ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन से अधिकार भारतीयों के विशिष्ट अधिकार हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रोजगार के अवसरों की समानता भारतीयों का विशिष्ट अधिकार है। भारत के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग भी भारतीयों का विशिष्ट अधिकार है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति संगठन बनाने की स्वतंत्रता। रोजगार के अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 में दोस्तों, 19 में नहीं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सत्य हैं और ये सभी भारत के नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं। हमारा उत्तर डी है। रोजगार के अवसरों की समानता भारत के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना और वाक अभिव्यक्ति संगठन बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर आधारित है। उसमें हमारा दिया गया पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019 के अनुसार किस देश से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। सी भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। या फिर डी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019 के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए किस धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी? हमारे ऑप्शन है ए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे ऑप्शन बी है हिंदू, सिख, ईसाई और जैन। सी है जैन, पारसी, सिख और ईसाई। या फिर डी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। हमारा ऑप्शन डी सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019 के अनुसार किस तिथि से पूर्व भारत में रह रहे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? हमारे ऑप्शन है 31 दिसंबर सन 2014, 31 दिसंबर 2019, 15 अगस्त 2015 या फिर 10 दिसंबर सन 2019। तो हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि 31 दिसंबर 2014। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो सिर्फ उन्हें ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। पूर्व के नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 11 वर्ष रहना अनिवार्य था। उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? हमें बताना है कि पहले जो नागरिकता अधिनियम था उसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष भारत में निवास करना पड़ता था, तो उसे घटा करके सन 2019 में कितना कर दिया गया? ए 7 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 8 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष। 11 वर्ष को घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष भारत में रहने का प्रावधान किया गया है? यानी हमें यह बताना है कि यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह कितने वर्ष भारत में रहेगा ताकि उसे नागरिकता प्रदान की जाए। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष या फिर डी 4 वर्ष। यह नागरिकता अधिनियम 1955 के नियमों के अंतर्गत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 7 वर्ष।
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष रहने का प्रावधान किया गया है। हमें याद यह रखना है कि पंजीकरण द्वारा यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और वह भारतीय मूल का है तो उसे 7 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य होगा। दोस्तों, ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।